नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज एक तरफ तो नई पार्लियामेंट का हमारे यहाँ प्रारंभ हो रहा था, आगाज हो रहा था। लगे हाथ एक और घटना घट रही थी और ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जो तय मानदंड हैं, उनको धता बताते हुए घट रही थी। शुरुआत कनाडा की तरफ से हुई। उसने निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाते हुए हमारे वहाँ के जो उच्चायोग हैं, उनके एक अधिकारी को, राजनयिक को निष्कासित करने का ऐलान कर दिया। और वहाँ के प्रधानमंत्री ने, जो अभी हाल में G20 के समिट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए थे, अपनी पार्लियामेंट में कुछ बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट जारी कर दिए भारत को लेकर के। और इसके बाद भारत का रौद्र रूप देखने को मिला। विदेश मंत्रालय में कनाडा के उच्चायुक्त को बुलाया गया और केवल 4 मिनट के भीतर वो तमतमाए हुए चेहरे के साथ हमारे विदेश मंत्रालय से बाहर निकले। और जब ANI की रिपोर्टर ने उनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी कार का दरवाज़ा बहुत ज़ोरों से बंद किया और वहाँ से फुर हो गए। बाद में पता चला कि विदेश मंत्रालय ने उनसे कहा है कि 5 दिन में यहाँ से दफ़ा हो जाइए। बाकायदा उनके राजनयिक का नाम उनको दिया गया कि यहाँ से आप दफ़ा हो जाइए। यानी भारत ने कनाडा को उसकी औकात, उसकी हदें एक तरीके से समझा दी हैं और ये भी संदेश दे दिया है कि भारत को दबाने की या भारत पर मिथ्या आरोप लगाने की जो हरकतें हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद कनाडा अमेरिका के कंधे पर सिर रख कर के रोया, ब्रिटेन के कंधे पर सिर रख कर के रोया, ऑस्ट्रेलिया के कंधे पर सिर रख कर के रोया। अमेरिका की तरफ से कोई बयान आया, लेकिन बाकी देशों ने उसको समझाने की ही कोशिश की कि इन खालिस्तानियों के चक्कर में मत पड़ो, भारत से अपने रिश्ते खराब मत करो। क्योंकि जिस समय हम बात कर रहे हैं, इस समय पूरी दुनिया में भारत की कूटनीति का भी लोहा माना जा रहा है और भारत की मजबूती का भी। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत, और वार सिचुएशन हो या काउंटर टेररिज्म हो, उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके मेजर जनरल AK सिवाच सर, बहुत स्वागत है, नमस्कार। और दूसरे मेहमान, उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर अयूब मिर्जा, और ब्रिटेन में रहते हैं, लेकिन POJK के लिए जितना संघर्ष उन्होंने किया है, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। अमजद भाई, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूँ। ये बताइए, ये कनाडा अचानक सोते सोते नींद से कैसे जागा और इस तरह के बेसिर पैर के और बेहुदा आरोप भारत के ऊपर इसने कैसे मढ़ दिए? क्या ये पूरी तरीके से खालिस्तानियों के कब्जे में आ चुके हैं, जस्टिन ट्रूडो? देखिए, बात यह है कि आपने कहा कि ये अचानक कैसे हो गया। अचानक नहीं हुआ, ये कोई चीज अचानक नहीं होती। अगर आप कनाडा का इतिहास देखें तो इस वक्त कनाडा जो है वो दुनिया भर के जो टेररिस्ट्स हैं उनके लिए एक सेफ हेवन है। खास तौर पर पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तान के जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, जिहादी जनरल्स, उनकी सबसे जो बड़ी अकट है, यानी पाकिस्तान से बाहर अगर वो किसी एक मुल्क में मौजूद हैं तो वो कनाडा है, ओटावा है, टोरंटो है, वैंकूवर है, यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं। और ISI और खालिस्तान का जो है लीडर्स का चोली दामन का साथ है, ये ज़हन में आप बात रखें। और सिखों की बहुत बड़ी तादाद कनाडा में आबाद करवाई गई है इस मकसद के लिए, जिसमें पाकिस्तान और
खालिस्तान के सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं वो उन्होंने सोलोतारी किया और कनाडा ने उसको फैसिलिटेट किया। तो पहले तो ये बात समझने की है कि इसका एक बहुत लंबा इतिहास है कि भारत के खिलाफ जो दो मेन फोर्सेस रीजन में काम कर रही हैं, पाकिस्तान की आईएसआई और खालिस्तान के नाम पर सियासत करने वाले ये जो लीडर्स हैं, इनको पनाह दी है वहां पे कनाडा ने। और कई दफा निशानदेही के बावजूद उन्होंने इसका कुछ भी करने का जो है वो नहीं की कोशिश। ऑन द कॉन्ट्ररी, जस्ट एज अ फुट नोट, मैं ये अपने दर्शकों को बताता चलूं कि ऋषि सुनाक जो बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, उन्होंने ऑलरेडी ब्रिटिश इंटेलिजेंस को G20 से बहुत पहले ही अलर्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि उनको वो किसी कीमत पे भी जो है ब्रिटेन में खालिस्तान टाइप या जहादी टाइप जो पॉलिटिक्स है इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो पहले तो ये हमें फर्क इसको देखना पड़ेगा। आपने ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया और अमेरिका का जिक्र किया कि कुछ मुल्क समझा रहे हैं। मैं आपको ये कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि अमेरिका ने ये इनकार कर दिया है जस्टिन ट्रूडो की सपोर्ट करने से, और ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट अभी चंद लम्हे पहले ही छपी है जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को नाराज करके ट्रूडो का साथ देने से इनकार कर दिया है। तो ये तो एक बहुत बड़ी उसकी डिप्लोमेटिक सतह पे जो है नाकामी है। अब मैं आपको ये बताऊं कि बीबीसी ने 22 अगस्त 2013 को बीबीसी ने एक कन्फेशनल रिपोर्ट छापी थी जस्टिन ट्रूडो के बारे में, जिसमें जस्टिन ट्रूडो ने हफिंगटन पोस्ट को यह बयान इंटरव्यू में ये तस्लीम किया था कि वो चर्स पीते हैं, मार्जुआना का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो की वजह शोहरत जो है कनाडा में वो ड्रग से रिलेटेड है कि वो ड्रग रिफॉर्मर के तौर पर जाने जाते हैं, और वो ये कहा जाता है उनके बारे में कि वो कोकेन तक को जो है वो कहते हैं कि ओवर द शेल्फ जो है वो सेल होना चाहिए। और जस्टिन ट्रूडो उनके जो अपना हलका है उसमें एक नॉन ड्रग यूजर हैं, और मैंने आपको बता दिया कैटेगोरिकली, आपको डेट भी दे दी है 22 अगस्त 2013, कोई भी जाके गूगल पे चेक कर सकता है। बीबीसी ने ये रिपोर्ट छापी थी कि हफिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए जस्टिन ट्रूडो ने ये तस्लीम किया है कि वो चर्स यानी मार्जुआना का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गई एक बात। अब आ जाते हैं यहां से हम ना ऐसे समझे कि आप अब फिल्म देख रहे हैं, ये मैंने आपको उसका ओपनिंग सीन दिखाया है। अब दूसरा सीन ये दिखाता हूं कि जस्टिन ट्रूडो का जो जहाज है, अचानक जो कुत्ते होते स्निफर डॉग्स हमारे इंडिया के, वो अब एक हवाई जहाज का को स्निफ कर रहे हैं और वो भौंकना शुरू कर देते हैं। तो वो ड्रग के डॉग्स हैं, तो उनके साथ जो ड्रग के सिपाही हैं वो सीट उखाड़ते हैं या जो भी करते हैं, तो वहां से ड्रग्स निकल आती है। ठीक है, जब ड्रग्स निकल आती है, यहां से कट करें G20 की मीटिंग में ट्रूडो बैठा है, उसके कान में एक आदमी आके कहता है कि सर कैन यू स्पेयर अ मिनट, जरा बाहर आए। वो उठ के बाहर जाता है, और जब बाहर जाता है तो उसको कहते हैं सर ये आपके जहाज से ड्रग्स पकड़ी गई। यहां से फिल्म शुरू होती है सर, फिल्म यहां से शुरू होती है। हाँ जी, हाँ जी। अब ये होता है कि नेक्स्ट खबर ये आती है कि जस्टिन ट्रूडो का जहाज खराब हो गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सा प्रधानमंत्री दुनिया का ऐसा है जिसका आज तक जहाज खराब हुआ हो? भाई जब भी कोई प्रधानमंत्री जाता है, इवन कि हमारे मोदी जी किसी मुल्क में जाते हैं तो 2 जहाज जाते हैं। एक जहाज होता है स्टैंड बाई के, अगर इस जहाज में कोई नुक्स हो जाएगा तो दूसरे जहाज में उनको वापस लाया जा सके। अमेरिका का सदर जो बाइडेन अगर किसी मुल्क में जाता है तो 2 जहाज जाते हैं, 2 जाते हैं फोर्स 1 के जहाज, एक जिसमें वो खुद होते हैं और एक अगर वो खराब हो जाए तो उनको वापस लाने के लिए अपना जहाज होता है। तो इसका जहाज, पहली बात तो यही सवाल उठता है कि एक था वो कैसे, दूसरा ये कि क्या खराबी उसमें थी, या सेकेंड हैंड जहाज किराए पे लेके आए थे ये? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, पूरे जहाज की जो है वो इन्वेस्टिगेशन हुई, छानबीन हुई। उसके बाद ट्रूडो ने मोदी जी से मिन्नत की कि हम 2 दोस्त हैं, ये इसको मामले को इधर ही दबा दें, इसको लीक आउट ना होने दे, ठीक है ना। लेकिन ये लीक आउट हो गई, जाहिर है ये इतनी बड़ी खबर तो छुपी नहीं रह सकती।
अब आप ये देखें कि 2 सितंबर को जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस का ऐलान हुआ तो जस्टिन ट्रूडो ने इसकी मुखालफत की और सबको हैरान कर दिया। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि जो इंडिया ने निकाला है ओलिवर सिल्वेस्टर, जो इनका डिप्लोमेट, वो डिप्लोमेट के नहीं है, वो डिप्लोमेट की कवर में कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस स्टेशन का चीफ है, जो डिप्लोमेट की शक्ल में इंडिया में लाके इन्होंने बैठाया हुआ है, जो राब्ता करता है इन पंजाब के खालिस्तानियों के साथ। और आप देख लीजिएगा कि कश्मीर के जहादियों के साथ भी उसके लिंक्स निकलेंगे। वो इंटेलिजेंस का चीफ है, उनका इंटेलिजेंस स्टेशन का चीफ है। और आखिर में मैं आपको अब ये 2 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा कि उससे आपको साबित हो जाएगा और भी ज्यादा प्रूफ हो जाएगा मेरी बात का, कि 2 ऐसे इवेंट्स हैं जिस पे जस्टिन ट्रूडो नहीं आया ड्यूरिंग G20। वो दिल्ली में ही थे, या तो वो कोनाट प्लेस में बंदरों को कोई केले शेले देने गए हो, वो मैं नहीं जानता, लेकिन ही वाज इन दिल्ली, ही डिड नॉट अटेंड 2 इवेंट्स। नंबर 1, जब इंडिया ने मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का अनाउंस किया, इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो ये वहां पे नहीं था, ये नहीं था वहां। अच्छा, नंबर 2, जब बायोफ्यूल्स की अनाउंसमेंट हुई थी, बायोफ्यूल अलायंस बनाने की, उस वक्त भी ये वहां नहीं था। और फिर जो इसको दावत थी, उस दावत में भी ये नहीं आया, जो लीडर्स की दावत थी। अपना क्या नाम है चौधरी साहब, बात ये है कि ये इसको ये जो सिख वहां पे मारा गया है, किसने मारा खुदा जाने, उसका तो उसको बड़ा दर्द उठा है। लेकिन ISI ने जो करीमा बलोच को मारा था, जिसके शाहिद मौजूद हैं, उसकी तहकीकात के लिए इसके पेट में मरोड़ नहीं उठा ये जो है जस्टिन ट्रूडो। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। और ये वापसी पे आते हुए इसका जो जहाज था CC-160, मेरा ये सवाल है कि ये डायरेक्ट कनाडा क्यों नहीं गया, ये वापसी पे इसने लंदन टच डाउन क्यों किया है। ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आने वाले दिनों में लोगों के सामने आएंगे। जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने रखे हैं अमजद अय्यूब मिर्जा साहब। सिवाज सर, अभी लास्ट में एक सवाल किया है अमजद अय्यूब मिर्जा साहब ने कि निज्जर को लेकर के तो इसके पेट में मरोड़ उठ रही है, और निज्जर कौन था ये तो हम आप सब जानते हैं। उसके हाथ में अत्याधुनिक हथियार हमने देखे हैं, फायर करते हुए उसके वीडियो देखे हैं। वो किस तरीके से भारत से नाम बदल करके अवैध रूप से कनाडा में घुसा था ये भी हम जानते हैं। फिर वहाँ उसने वहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए एक औरत के साथ मैरिज करने का नाटक किया, फिर भी उसको सिटीजनशिप नहीं मिली। और अब ये कहा जा रहा है कि वो कनाडा का नागरिक था और उसकी हत्या की गई। उसकी हत्या किसने की है, कैसे हुई है, ये तो ये लोग जाने, क्योंकि रिपू दमन सिंह जो 1985 के विमान ब्लास्ट का एक एक्यूज था, पिछले दिनों जब वो भारत आया था तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत प्रशंसा की थी, और उसके बाद जब वो लौटा तो कनाडा में उसकी हत्या कर दी गई। माना ये जा रहा है कि ये इनकी आपस की गैंगवार है। पहले भी एक खालिस्तानी लड़का मारा गया था, धालीवाल करके था, वो भी गैंगवार का एक हिस्सा था। और ये जो रिपू दमन मलिक मारा गया है, गाड़ी में बैठा हुआ था, गुरुद्वारे के पास बैठा हुआ था, वहाँ उसको शूट किया गया था। तब ये माना गया कि शायद निज्जर गैंग ने इसको मारा है, और बाद में उसके लोगों ने निज्जर को निपटाया है। तो अगर ये सब गैंगवार वहाँ पर कनाडा में चल रहा है, तो बजाय उसको पॉइंट आउट करने के भारत के ऊपर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य पार्लियामेंट में खड़े होकर के देना, ये ट्रूडो की मजबूरी है, दबाव है खालिस्तानियों का, या एक घिनौनी राजनीति है अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए।
हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है मिर्जा चौधरी साहब कि जो मिर्जा साहब ने एक और पहलू दिया इस स्टोरी का, मगर जो हमें लग रहा है कुछ उसका थोड़ा सा बदलाव है। ये सच्चाई है, हरदीप सिंह निज्जर एक टेररिस्ट हैं और वो भारत की एक प्रकार वांटेड लिस्ट में थे। एनआईए ने उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट कर रखे हैं और ये बड़े जो भारत से कनाडा जो गए हैं फ्रॉड वीजा पे गए हैं, इनको कनाडा की सिटीजनशिप नहीं मिली है। तो पहले तो ट्रूडो को ये कहना कि ये कैनेडियन सिटीजन को मारा गया कनाडा में, ये बिल्कुल गलत है। अब वो जो भी कर रहे हैं उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है मजबूरी। उसकी वजह ये है कि सच्चाई है कि इनको 2015 में इलेक्शन जीते, फिर इनके इलेक्शन 2019 में हुए और उसके बाद इन्होंने सोचा कि अगर दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं इंटरिम में जब कोविड-19 है तो ये एक बहुत ज्यादा मेजोरिटी ले पाएंगे। मगर हुआ क्या, जब इलेक्शन हुए तो इनको जो एक प्रकार से मेजोरिटी थी वो जो पहले सीटें थी उससे भी 20-25 घट गई और इनको करीब करीब जो 174 के करीब सीटें चाहिए थी गवर्नमेंट बनाने के लिए, इनके पास 151 सीट थी और इनको 24 सीट की जरूरत थी अगर इनको गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट बनानी थी। और ये गवर्नमेंट इनकी जो पार्टी है लिबरल पार्टी है, इन्होंने हेल्प ली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि एक खालिस्तान सिंपथाइजर पार्टी है। तो इसका मतलब आज जो इनकी गवर्नमेंट है वो क्रचिज पे है और उनकी जो है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि एक खालिस्तान से ज्यादा लिंक रखती है उसके साथ मिली हुई। इसीलिए ये बार बार जो बात उठा रहे हैं जो हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया वो उठा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो इसके अलायंस पार्टनर हैं वो साथ रहे। अब सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी बात ये आती है कि कितने परसेंट लोग भारत मूल के कनाडा में, भारत मूल के जो लोग हैं वो करीब की 12-13 लाख हैं और उनमें से 8 लाख के करीब 7.8 के करीब हैं जो कि सिख हैं और उनमें वो जो बनते सिख 2.1% बनते हैं पॉपुलेशन के। तो और वो 12 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। पॉइंट ये सभी समझ रहे थे कि अगर 2.1% सिख हैं और भारत मूल के भी अगर बन के 3.3% के हो रहे हैं तो इतना इम्पैक्ट कैसे हो रहा है वहां के इलेक्शनों में कि जो सीट जीती है सिख ने वो 18 थी और 12 जो जीती हैं वो लिबरल पार्टी में ही हैं और 4 लिबरल पार्टी के जो मिनिस्टर हैं वो भी सिख हैं। हुआ क्या कि जो वहां पर इलेक्शन में एक प्रकार से जिस प्रकार से वोटिंग होती है वो बिना किसी रिलीजन के होती है, मेरिट पे लोग देते हैं। मगर जो इंडियन मूल के लोग हैं और सिख कम्युनिटी वो इकट्ठा देती है। तो जो अगर 2.1% भी इकट्ठे वोट आ गए तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 कॉन्स्टिट्यूंसी कहते 18 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी कनाडा में जिसका इंपैक्ट इंडियंस बड़ा इंपैक्ट करते हैं और सिख उसके मेजोरिटी। तो ये भी समझना पड़ेगा। तो आज की तारीख में जो इन्होंने किया कि हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर बातचीत जो उठाई इसकी ये मजबूरी इसलिए है, अगर इन्होंने इस गवर्नमेंट ने रहना है पावर में तो इसको करना पड़ेगा, नहीं तो जो इसकी अलायंस पार्टनर है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी वो इससे दूर हो सकती है। और इसके साथ साथ इलेक्शन आने वाले हैं आगे अगले 6 महीने में, तो उसको ये भी लगता है कि अगर उसने अगले इलेक्शन में भी जीतना है और अगर इन्होंने सिख का एक प्रकार से अपनी तरफ करना है तो ये कार्रवाई करे। अब बात आती है कि जो I-5 जब यहां से वो गए और उन्होंने एक प्रकार जो बातचीत बोली, पहली बात क्या वो बोलनी चाहिए थी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? बिल्कुल गलत। एक अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है बिना सोचे समझे पार्लियामेंट में आप अक्यूज कर रहे हैं एक भारत जैसे देश को विदाउट एविडेंस, ये इससे गलत क्या चीज हो सकती है। और दूसरा जब उन्होंने इसको अक्यूज किया और उसके बाद वो आप एक्शन लेके एक डिप्लोमेट को वहां से निकाल रहे हैं तो आप सोचते हैं कि भारत चुप रहेगा?
वो अब पुराना भारत नहीं है, ये बदला हुआ भारत है, ये टिट फॉर टैट। अगर आप एक डिप्लोमेट को निकालेंगे, हमने इनका जो इंटेलिजेंस चीफ था जो बताया ओलिवर स्टीवेंसन, उसको निकाला गया। तो सच्चाई यह है कि भारत ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहा था, उसके ऊपर भी हमने बोला कि अभी इसको बंद रखो, जो जिसको CEPA बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और आज की तारीख में भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि आने वाले टाइम में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, एक बहुत बड़ी मार्केटिंग है। तो आज कनाडा को भारत की मार्केट की ज्यादा जरूरत है, बनिस्बत भारत को कनाडा की। तो इसलिए ये कहना, अब अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को डिले करेंगे तो ये एडवर्स इंपैक्ट इकोनॉमिकली ज्यादा कनाडा को करेगा, और इंडिया 9th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर था। तो ये समझ आना चाहिए कि जिसने बिना सोचे समझे ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट में पास करना कि भारत इन्वॉल्व है इसमें, ऐसी एलिगेशन है, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये डिप्लोमेटिकली बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट जस्टिन ट्रूडो ने दी। मगर भारत चुप रहने वाला नहीं है। भारत ने टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वैसे इमीडिएटली दिया। और इसने सोचा था कि जो I5 में 5 देश हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसको लगता था कि वहां से इसको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगी। मगर ना तो बाइडेन ने इसको सपोर्ट किया। ऋषि सुनक अभी 2 घंटे पहले ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, उसने बिल्कुल बोला कि हमारा कोई नाता नहीं है और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ एज टाइम पे जा रहा है। इसी प्रकार से एंथनी एल्बनीज, जो ऑस्ट्रेलियन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसको कोल्ड शोल्डर दिया। तो और अभी अगर आप देखें, इसके तेवर में बड़ा फर्क आया है। मगर इसको अब समझ आया है ये बदला हुआ भारत है, ये ऐसे नहीं लेगा। जो बात मिर्जा साहब कर रहे थे, ये सच्चाई है कि आज कनाडा ISI का हब सेंटर है, और वो जो K2 पॉलिसी है वो कनाडा से ही चली है, जिसके अंदर कश्मीर और खालिस्तान है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पाकिस्तान के फौजी सीनियर अफसर भी वहां सेटल है। ISI जो ब्रेन वॉश करता है जो सिख वहां सेटल होते हैं, और ये खालिस्तान की तरफ इसको ले जाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ध्यान देना है एज ए नेशन आगे, कि कनाडा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, और कनाडा भारत के लिए कम, और कनाडा के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो खालिस्तानी कमांडो को ये वहां रख रहे हैं, एक दिन वो सांप उनको ही काटेंगे, वो उनको नहीं मालूम कि आने वाले टाइम में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। चौधरी साहब, बिल्कुल सही बात आपने कही है श्रीवास सर। मिर्जा साहब, ये लंदन में अवतार सिंह खांडा मारा गया, आपके कनाडा में निज्जर मारा गया, और इससे पहले पाकिस्तान में परमजीत सिंह पंजवड़ मारा गया। और जब ये 3 आतंकवादी सिरे से मारे गए, अलग अलग कारणों से मारे गए। खांडा के बारे में तो कहा गया जी किसी ने उसको जहर दे दिया है और उसकी ऐसे मौत हो गई, अचानक उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। निज्जर को जानते ही हैं कैसे मारा गया, किसी ने शूट कर दिया। और इसी तरीके से लाहौर के बाहरी इलाके में ये पंजवड़ रह रहा था बहुत दिनों से, ये वहाँ मारा गया। और उसके बाद पता लगा कि ये जो बड़बोला है पन्नू, ये कहीं अंडरग्राउंड हो गया। और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी US के स्टेट विजिट पर थे, तो ये कहीं बिल में घुसा हुआ था, जबकि इससे पहले ये धमकियां दे रहा था कि हम पता नहीं क्या कर देंगे। इस पन्नू ने तब भी बकवास की थी जब नई दिल्ली में G20 सम्मेलन हो रहा था, तो उसने कहा था कि जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो प्रगति मैदान की तरफ बढ़े जा करके। वहां तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, किसी के प्रगति मैदान की तरफ या भारत मंडपम की तरफ जाने की तो खैर जरूरत ही क्या होगी। तो ये जो खालिस्तानियों में इस समय हड़कंप है, ये जो थर थर कांप रहे हैं, इसके बीच में जो वहां पर एक बेहयाई हो रही है या होने दी जा रही है, और ये ट्रूडो के नाक के नीचे हो रहा है। पिछले हफ्ते भी एक सो कॉल्ड जनमत संग्रह हुआ, और अब फिर ये ऐलान कर रहे हैं कि हम जनमत संग्रह करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और गीदड़ भभकियां ये दे रहे हैं। तो भारत का जो कड़ा रुख है, इसको देखते हुए, इसके आलोक में आप इस पूरे
प्रकरण को कैसे देख रहे हैं, और आगे अगर ये इसी तरीके से खालिस्तानियों के बंधक बन करके इसी तरह की हरकतें और बयानबाजी करते रहे तो ये कनाडा का भी कितना बड़ा नुकसान करेंगे, क्योंकि ट्रेड टॉक तो ऑलरेडी भारत डंप कर चुका है, ठंडे बस्ते में डाल चुका है। देखिए, जहां तक कनाडा का ताल्लुक है, कनाडा का तो नुकसान हो चुका है। कनाडा कौन जाना चाहेगा ऐसे हालात में। मुझे याद है जब तारिक फतेह साहब जीवित थे तो मैंने उनको एक दफा मैंने कहा तारिक साहब, मैं सोचता हूँ कनाडा शिफ्ट हो जाऊं, टोरंटो आपके उधर आप ही के शहर में, तो हमारी कंपनी होगी तो अच्छा होगा। तो मुझे कहने लगे यहाँ के क्या करेंगे, यहाँ तो जगह जगह खालिस्तान और आईएसआई वाले बैठे हैं, आपकी जान को एक्सक्यूज मी, आपकी जान को तो कनाडा में यूके से ज्यादा खतरा होगा। तो आप यहाँ पे वैसे आए मुलाकात के लिए, लेकिन शिफ्ट ना हो। तो ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि कनाडा जो है वो एक मतलब है कि सही जगह नहीं है, सेफ जगह नहीं है। वो सिर्फ उनके लिए सेफ है जो दहशतगर्द हैं। और उसमें अच्छा, इसमें एक और पहलू भी है, वो भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। ये जो स्पियोनाज की दुनिया है ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और पुरस्रार दुनिया होती है स्पियोनाज की दुनिया। इसमें ये भी मुमकिन है कि ये जो आपने निशानदेही की, 3 लोग जो मारे गए हैं सिखों के लीडर लाहौर जी जी। में और बर्तानिया में और कनाडा में, ये आईएसआई की अपनी कारस्तानी हो। ताकि ये, क्योंकि हो सकता है कि इनके इस ग्रुप के साथ आईएसआई का कुछ आपस में झगड़ा हो या उनका एक पेज पे वो ना हो। और ये भी मुमकिन है कि आईएसआई ने ये किया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आज तक तो हमने नहीं देखा कि भारत का कोई ऐसा मिलिट्री ऑपरेशंस का विंग हो या कोई रॉ का ऐसा विंग, असैसिनेशन विंग हो, या जो दुनिया में जो है वो एंटी इंडिया जो है एलिमेंट्स, उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन करता हो और जिसका बेस जो है वो इंडियन हाई कमीशन हो, हमने तो नहीं देखा। लेकिन ये तो एक नॉन फैक्ट है कि पाकिस्तान की हर एम्बेसी में जो मिलिट्री अटैची होता है वो बेसिकली आईएसआई का के विंग को वहां पे लीड कर रहा होता है। और जो खास तौर पे करीमा बलोच के मर्डर में तो ये बात बिल्कुल खुलखुला के सामने आ गई थी कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तान की आईएसआई उस कत्ल में इन्वॉल्व थी। तो इस चीज को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये जो किलिंग्स हो रही हैं, क्या ये एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश तो नहीं कर रहा पाकिस्तान, कि एक तरफ सिखों को जो उनके साथ नहीं चल रहे या अपनी कोई इंडिपेंडेंट लाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसका इल्जाम जो है वो हिंदुस्तान पे लगा रहे हैं और उसमें जो है वो ट्रूडो को सहूलतकार रख रहे हैं। मैं तो ये भी अब मुतालबा करूंगा कि जस्टिन ट्रूडो का जो है वो ब्लड का और यूरिन का ड्रग टेस्ट किया जाए कि ये जिस हालत में पार्लियामेंट जाता है वो भी अब उस पर मुझे शुबा है। देखिए ना, वो प्राइम मिनिस्टर हो जाने से इंसान कोई दूसरों से ऊपर नहीं हो जाता या कोई डिफरेंट नहीं हो जाता। इंसान की जरूरियात, इंसान की कमजोरियां जो है वो तो उसके साथ रहती हैं। और अगर ये नशे की हालत में इस किस्म के इजलास अटेंड कर रहा है, पार्लियामेंट के सेंसिटिव इजलास, और वहां पे इस किस्म की बेलग गुफ्तगू कर रहा है, यानी कि ये वो गुफ्तगू है जो दिल्ली में यानी कि कोई मतलब है छोटे लेवल का सियासतदान जो है वो उस लेवल की गुफ्तगू है ना। ये तो मिनिस्टर लेवल की गुफ्तगू भी नहीं है, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर लेवल की गुफ्तगू। और फिर आपका मंच जो है वो कोई शाहीन बाग तो नहीं है ना, वहां पे कोई जलसा तो नहीं हो रहा। ये तो आप कनाडा की पार्लियामेंट से खिताब कर रहे हैं। तो इसका ये भी होना चाहिए। बाकी ये है कि देखिए, खालिस्तान हो या कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्दी अभी हमने 8 दिन तक देखी है, ये हो, इन सब के ताने बाने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलते हैं। पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व है, असले की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। तो ये पूरा एक जो है ना, एक ये पूरा जिसे कहते हैं ना, एक किस्म का एक कार्टेल है माफिया का, और इसके अंदर इनके इख्तलाफात भी पैदा होते हैं और ये मिलके काम भी करते हैं। तो इन चीजों को इसमें देखना चाहिए। जब तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान है तब तक ये जहन्नम बनी रहेगी दुनिया हमारे लिए। मुझे आप दोनों से ही एक जवाब चाहिए। जब भी कोई जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर या
सेना का बड़ा अधिकारी किसी बड़े ऑपरेशन में कामयाब होता है, जब उसका प्रमोशन होता है, जब उसको इनाम दिया जाता है, तो उसकी फीस बढ़ जाती है और जाहिर है उसका एक रुतबा जो है वो होता है अपनी ब्रिगेड में या अपनी बटालियन में। मैं जानना चाहता हूँ कि भारत को भी इस तरह की फीस बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से भारत की प्रशस्ति कर रहे हैं कि साहब लंदन में जाकर के खांडा को मार दिया, या निज्जर को कनाडा में जो है वो उड़ा दिया गया, या पंजवड़ को लाहौर में निपटा दिया गया, तो इसका मतलब ये है ना कि भारत की तो ये बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत ऊंचा दर्जा दे रहे हैं कि भाई भारत अब इतना सक्षम हो गया है कि वो दूसरे देशों में जाकर के निपटा रहा है अपने दुश्मनों को, आतंकवादियों को। जी सिवाज साहब, उसके बाद मिर्जा साहब। हाँ हाँ, देखो बिल्कुल चौधरी साहब, देखो ये एक प्रकार से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की काबिलियत तो क्षमता है कि भारत अगर चाहे तो इस तरीके से कर सकता है, मगर कर सकता है एक चीज है, वो करेगा दूसरी चीज है। क्योंकि भारत अभी तक ऐसी चीजों में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता है जिस तरीके से पाकिस्तान के ISI, KGB, CIA, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन ये रोग एजेंसी भी मानी जाती हैं, मगर इनका नाम कोई अच्छा नहीं है। अगर आप इस चीज में इन्वॉल्व होंगे कल ना कल तो पता चलेगा। तो मुझे लगता नहीं कि भारत की इंट एजेंसी ऐसे ऑपरेशन में इन्वॉल्व होती है, अभी तक ऐसा नहीं पता। मगर क्योंकि भारत का दर्जा बहुत बढ़ गया है, भारत की काबिलियत और क्षमता आज के तारीख में लोग समझने लगे हैं कि भारत के अंदर इतनी क्षमता है कि G20 किया, चंद्रयान-3 साउथ पोल में लैंड हो गया, जहां पर रूस का लूनर 25 फेल हो गया, तो वो सोचते हैं कि कर सकता है भारत। मगर जिस तरीके से मिर्जा साहब बता रहे हैं ये कॉन्सिडेंस हो सकता है, और आपने भी बड़ी इस पे नजर डाली है कि ये चीजें, ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि ISI एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो सरप्राइज कर सकती है खुद के पाकिस्तान को भी, क्योंकि एक बंदे की जिसकी यूटिलिटी खत्म होगी उसको वो खुद मरवा सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आने वाले टाइम में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे को भी ये निपटा सकते हैं। उसकी वजह यह है जब वो सोचते हैं कि भाई आने वाले समय में ये हमारे लिए एम्बेरसमेंट है, ये लायबिलिटी है, ये आउटलिव्ड हो चुका है, इसकी जितना भी काम लेना था हमने ले लिया, तो कर सकता है। मगर ये सच्चाई है कि भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता हो सकती है, पर भारत ऐसे एक्शनों में इन्वॉल्व नहीं होता। भारत एक साफ सुथरी डिप्लोमेसी का मुजाहरा करता है, और भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में कनाडा को बताया। देखो कनाडा का जो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा पुअर है। जो कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी तो उस समय ट्रूडो के फादर पेरा ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे, और वहां पर जो तलविंदर परमार जो इन्वॉल्व थे उनको उसने शील्ड किया, और इंदिरा गांधी के कहने के बावजूद उसको हैंडओवर नहीं किया। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इनके साथ मिलकर रहते हैं। खालिस्तान मूवमेंट को भी उजागर करने वाला कनाडा का भी हाथ है, जिसके अंदर ISI इन्वॉल्व है। तो ये हमें समझना पड़ेगा आने वाले समय में कोई हब सेंटर है खालिस्तान मूवमेंट का, तो वो सबसे बड़ा हो रहा है कनाडा, जहां पर ISI इन्वॉल्व हो रही है। सिख फॉर जस्टिस रेफरेंडम कराना, उसके बाद एक प्रकार ये K2 की जो प्लान करना, अब ज्यादातर आप कनाडा में देखेंगे, क्योंकि यूके में ऋषि सुनक के आने के बाद बहुत एक्शन होंगे। इसी प्रकार से US में भी जो बाइडेन है वो भी नहीं चाहता। ऑस्ट्रेलिया में एंथनी एल्बनीज आए थे, उन्होंने भी प्रॉमिस किया, मगर कनाडा एक ऐसा देश लगता है वी हैव टू वॉच आउट इन फ्यूचर। चौधरी साहब। मिर्जा साहब, जिस तरीके से भारत ने उड़ी के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक करके कई आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, और पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी थी और वहाँ भी आतंकी ठिकाने को ख़त्म कर दिया था, तो भारत के पास क्षमता भी है, इच्छा शक्ति भी है, और जहाँ भारत विरोधी ताकतें इस तरह की हरकतों में लिप्त हैं, अभी भी सूचना मिल रही है कि कुछ ऐसे लॉन्चिंग पैड हैं वहाँ पर पाकिस्तान में जहाँ कुछ आतंकवादी इकट्ठा हो रहे हैं। तो भारत अगर चाहे तो वो निपटा सकता है। उसके पास आज राफेल जैसे हवाई जहाज हैं जो 150 किलोमीटर दूर से मिसाइल दाग करके खत्म कर सकता है। जी देखें, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। लेकिन मैं जब इस किस्म का सवाल जनरल साहब से करता हूं तो अक्सर वो मुझे जवाब देते हैं
कि देखें जो सीक्रेट चीजें हैं जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है उसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते। तो मैं भी वही जवाब यहाँ पे दर्शकों के सामने रखूंगा कि वो भारत की सरकार क्या फैसला करती है ये भारत की सरकार पे छोड़ते हैं। जहां तक कनाडा का ताल्लुक है, देखें मैं समझता हूँ कनाडा के साथ नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए तमाम इकोनॉमिक ताल्लुकात खत्म करके और कनाडा के ऊपर सैंक्शन लगाई जाए। हम कनाडा से लाते क्या है, हमारे पास कनाडा से क्या आता है, सीएनए की गारमेंट्स आती हैं, कोयला आता है, फर्टिलाइजर आता है और बेवरेजेस आती हैं, जैसे ड्रिंक्स हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो ड्रिंक्स होती हैं वो आती हैं। तो कोयला हमारे पास बहुत है और कोयला दूसरे मुल्कों से भी लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कपड़े अगर हमने कनाडा के मेड इन कनाडा ना पहने तो उससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अमेरिका से कोको कोला जो है उसका, अगर वैसे तो मैं पीता नहीं हूँ, ना पसंद करता हूँ कोको कोला को, लेकिन अगर लोग पीते हैं तो ठीक है, कनाडा से लेना बंद कर दें और अमेरिका को बड़ा ऑर्डर दे दें अगली दफा। तो कनाडा को ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि कनाडा बहुत ज्यादा चीजें जो है वो इंडिया से मंगवाता है। मसाले ही बंद कर दें तो वो बेचारे जो है ना खाने पीने से रह जाएंगे। तो कनाडा का जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा होना चाहिए कि हम उनके साथ ट्रेड जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस अनाउंस करें कि कोई ट्रेड नहीं होगी कनाडा के साथ। अभी अभी खबर आई है कि कनाडा ने भी भारतीय हाई कमीशन से एक डिप्लोमेट को पर्सन नॉन ग्रेटा दे के जो है वो कनाडा छोड़ने का हुक्म दिया है। तो ये अब चलेगी, ये तो चलेगा टिट फॉर टैट। लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि इसमें ट्रूडो का अमेरिका ने साथ देने से इनकार कर दिया है और बाकी जो वेस्टर्न मुल्क हैं दे आर प्लेइंग वेरी कॉशियसली। नोबडी वांट्स टू अपसेट इंडिया। लेकिन मिर्जा साहब, मैं तो आज शाम से बहुत खुश हूँ वो सीन देख करके जब कनाडा के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय बुलाया गया और अपनी गाड़ी से उतर करके जब वो अ, विदेश मंत्रालय के संबंधित दफ्तर तक गए होंगे और वापस आए होंगे तो उसमें 1.5 मिनट तो लगा ही होगा। हाँ और जी, 4 मिनट में उनकी वापसी हो गई गाड़ी में। इसका मतलब वहां 1 मिनट में उनको कुछ सुनाया गया बहुत अच्छे तरीके से। और जब वो वापस आया उच्चायुक्त इनका, तो उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। एएनआई ने जब उससे सवाल पूछा तो बजाय जवाब देने के बड़ा जोर से उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा पटक करके बंद किया। इसका मतलब ये है कि कनाडा को भारत ने उसकी औकात दिखाई औकात। है, उसकी जगह बिल्कुल दिखा दी दिखाई है। है। और उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही ना, क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं ना कि हमारे हमारे ऊपर उन्होंने हुक्मरानी की है गोरों ने। वो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये काले काले लोग कैसे जो है हमें मुल्क से निकलने का हुक्म दे रहे हैं। तो अफ्रीका में देख लेना, फ्रेंच के साथ अफ्रीकन क्या कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं कि एक मुल्क से कह रहे हैं उठो यहाँ से, पैसे भी ले जाओ अपनी, हमें नहीं चाहिए तुम। अफ्रीका में पैन अफ्रीकन यूनियन की बहुत बड़ी तहरीक चल रही है। ये हमारे शायद लोगों को ना पता हो। और चलते चलते ये बता दूं कि जो मोदी साहब ने जो अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया है वो उसी पैन अफ्रीकन यूनिफिकेशन की मूवमेंट का हिस्सा है जो 55 अफ्रीका के मुल्कों में चल रही है। कि वो कहते हैं कि एक मुल्क बनाओ अफ्रीका को, ताकि हमें जी, एक एम्बेसी खोलनी पड़े, हमारी एक नुमाइंदगी हो, हमारी एक सीट हो सिक्योरिटी काउंसिल में। तो हालात बदल रहे हैं चौधरी साहब। जय हिंद, वंदे मातरम का जमाना आ बहुत गया है बहुत हाँ बहुत आज। हाँ, बहुत। एक जी चौधरी जी, साहब है सिवाज पॉइंट। सर, देखो सिवाज सच्चाई साहब। ये है, ये एक हमारा एसिड टेस्ट है। कनाडा को अगर अब हम डाउन हो गए तो फिर आगे नहीं। देखो अब बदला हुआ भारत है। आज से 10 साल पहले अगर कुछ ऐसी बात होती तो भारत धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता और भारत डिफेंसिव होता। अब भारत ने जो स्टेप लिए हैं वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और बिल्कुल वी शुड गो ऑल आउट। और आज कनाडा को एक सबक सिखाना चाहिए और ये सबक कनाडा को नहीं है, कुछ और देशों को है कि जो खालिस्तान मूवमेंट के साथ एक प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं, भारत कहीं तक जा सकता है। भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और नो एग्रीमेंट बॉदर नहीं करना चाहिए और आज कनाडा को एक्सपोज करना चाहिए। और कनाडा को अगर वो हमारे डिप्लोमेट को और को करते हैं तो टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। तो मेरा मतलब यह है कि आज जो हम एक्शन लेंगे कनाडा पे,
ये एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दूसरे देशों को भी समझने के लिए कि भारत जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं देखता, सिक्योरिटी इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में। और भारत की आज क्षमता और काबिलियत है, पहले काबिलियत और क्षमता नहीं थी तो नहीं कर सकता था। आज हमारी से है, आज हमारी पोजीशन ऐसी है। लोग हमसे पूछते हैं, अमेरिका हुआ, यूके हुआ, रशिया हुआ, या आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, वो भी 10 बार सोचते हैं भारत को अटैगराइज करने। तो इसलिए हमको अब मजबूती से रहना है। जो एक्शन हमने ले लिया वो ले लिए। तो मुझे लगता है ये एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट केस है और इसमें हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। चौधरी साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आज शाम को मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को ये सलाह दी जा रही थी कि ये जो सरे काउंटी है कनाडा में, ये तो पंजाब जो भारत का है इससे कई गुना है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो वहाँ एक खालिस्तान क्यों नहीं बना के दे देते हैं इनसे, जो खालिस्तानी है वो भी खुश रहेंगे और आपकी भी आत्मा जो है वो शांत रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिर्जा साहब और सिवाज साहब, आपने इतना बहुत समय शुक्रिया निकाला आपका। ओशियन नेटवर्क के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।